बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो 5 दिहाइयों से, यानी कि पिछले 50 साल से पाकिस्तान में अमली सियासत कर रहे हैं और सियासत के बहुत सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। वैसे तो ये डेमोक्रेट हैं, मगर ये सेमी माशाल्लाह हुकूमत कह लीजिए उसका भी हिस्सा रहे, जो डेमोक्रेटिक जो हमारी गवर्नमेंट्स रही उनका भी हिस्सा रहे, मार्शल लॉज के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का भी हिस्सा रहे, इब्तिदा में राइट विंग में चले गए, फिर सारी उम्र जो है इन्होंने वो लेफ़्ट विंगर के तौर पर गुजारी। बड़ी मरंज किस्म की शख्सियत है। बहुत सारे लोगों को इनसे बहुत सारे इख्तलाफात हैं। इनके निजी हवालों से भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गर्दिश करती रहती हैं। आज वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें से क्या कुछ सदाकत है और क्या कुछ अफवाहें हैं और क्या कुछ गलत है। इसलिए कि बात करने में बहुत ओपन आदमी हैं। आप जो भी सवाल पूछें, सिर्फ एक शर्त होती है इनकी कि भाई ज़रा करीने से पूछें, ज़रा तमीज़ से पूछें। मैं सब कुछ बताने को, सब कुछ सुनने को, सब कुछ सहने को तैयार हूँ। सियासतदानों की उस लॉट से हैं जिनमें इख्तलाफ के बावजूद वज़ादारी होती थी और वो इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील करने को दुरुस्त नहीं समझते थे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत सारे इनके मुखालिफ भी हैं और बहुत सारे इनके चाहने वाले भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम फैसल सालेह हयात। वेलकम टू द शो फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? प्लीज़ तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। शाह साहब, आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह, ये आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही वाइडली आई एम श्योर देखा भी जाता है और एक्नॉलेज भी किया जाता है। और सबसे बढ़ के आपकी अपनी शख्सियत है माशाल्लाह, बड़ी अदब के साथ और शायरी के साथ, और दुनियादारी तो खैर है ही उसमें शामिल है। तो उसके साथ तो इसको फिर वो पुराना लफ्ज़ हो गया, वो 4 चांद लगने। अब तो नई टेक्नोलॉजी को नए अल्फाज उसमें आ चुके हैं। नहीं, आपका बड़ा बन है फैसल भाई, और हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। आप जैसा जो सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो अगर किसी भी शो के बारे में या शख्सियत के बारे में राय रखता हो तो मेरे ख्याल में यकीनन उसे खुश होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका बड़ापन है, पर सर सवाल में सारे करने में आप खुल के करें यहाँ पे जी। हम वैसे भी जो पब्लिक लाइफ में होते हैं, हम एक खुली किताब होते हैं। हाँ। और मैं तो वैसे भी अब इतनी दफ़ा खुल चुका हूँ पिछले 5 दिहाइयों में। चलिए फैसल भाई, यहीं से शुरू करते हैं। 50 साल हो गए आपको अमली सियासत में, और आप बहुत मरतबा आप पार्लियामेंट में गए। कभी मुस्लिम लीग की तरफ से गए, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से गए, कभी सेमी डैश की तरफ से गए, कभी सेमी माशाल्लाह की तरफ से गए, कभी काफ की तरफ से। पहले एक तवील आपका सफ़र है, मैं इसकी तरफ बाद में आऊँगा। क्या फ़र्क देखते हैं आप 50 साल पहले जब आपने सफ़र का आगाज़ किया था सियासत का, और आज जो सियासत हो रही है? एक आम इस्तिलाह हमारे आम मुहावरतन कहा भी जाता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। लेकिन शाह साहब, मुझसे अगर सही पूछे ना, तो मैंने बहुत दफ़ा तलाश करने की कोशिश की है कि कौन सी ऐसा राइट एडजेक्टिव है जो आपने सवाल है मैं इसको डिस्क्राइब कर सकूं। ठीक है। मैं अभी तक उसको नहीं ढूंढ सका। करीब तरीब क्या है? यानी उससे भी ज़्यादा इतना फ़र्क आ गया है। ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा। अच्छा, फ़र्क किस में बड़ा? सबसे बड़ा हमारे इक़्तिदार में, हमारी सोशल वैल्यूज़ में, हमारे रहन सहन में, और ओवरऑल जो हमारे जिसको आप कहते हैं ना इंसानियत के जो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेपना फ़र्क आ गया उसमें। बेपना फ़र्क। आपका ताल्लुक जंग से है, मैं सरगोदे से हूँ, जिस पट्टी से हम लोग हैं, और ओवरऑल भी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आप देखें कि कहीं सच्चल सरमस्त हैं, कहीं मस्तवकली हैं, कहीं वारिस शाह है, हीर है, रांझा है, सस्सी है, पुन्नू है, मोहब्बत है, कुर्बानी है, हिजर है, यार अहबाब दोस्त अहबाब के लिए कुर्बानी है, उसूल के लिए गर्दन कटा देने वाले लोग इस खित्ते में बसते हैं। और इतनी रेजिलियंस और इतनी वैल्यूज़ वाली बुल्ले शाह है, मियाँ मोहम्मद हैं, कौन नहीं है, बाबा फरीद हैं, कहाँ चली गई वो सारी वैल्यूज़? और कैसे कैसे अच्छे सहाफ़ी थे, कैसे कैसे फैज़ साहब हैं, नासिर काज़मी थे, जालिब थे, क्या हुआ? इनमें से आखिरी 2 जिनका आपने नाम लिया उनके साथ
मेरा कुछ ताल्लुक भी रहा है। जी जी, आप जालिब साहब से तो बहुत ही जी बहुत मैंने जब सियासत में जब मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, कैरियर की यानी प्रैक्टिकल लाइफ का, मैं स्टूडेंट एरा की बात करता हूँ। मैं बहुत बादल के साथ सिर्फ इसमें और शामिल कर लीजिए, सादकैन भी हैं इसके अंदर, जी, इसके जी। अंदर मेहदी हसन भी हैं, गुलाम अली भी हैं, इसमें मंसूर मलंगी भी है, नूरजहान जी, नूरजहां भी है। अब कौन किस नहीं का है? हम नाम लें जी, बहुत सारे हैं जी। Yes. हमारे इलाके सरायके ईसा खेलवी, जी, जी, बहुत जी। सारे हैं। जब हम नाम लेते हैं तो सिंध में चले जाएं तो हर जगह जी यहाँ जी पे जी, तो बलोचिस्तान मैं में कहना चले क्या चाह रहा हूँ कि असातिज़ा, फ़लसफ़ी, पेंटर्स, शायर सब यहाँ थे, ये तरबियत कर रहे थे ना, तो फिर माशरा जाएं। आज मैंने कैसे यहाँ पर। कि जब मैं कॉलेज में गया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गया, 70s की बात है, अर्ली 70s, वो 71 की बात, 72 की बात है। उस वक्त सियासत थी लेफ्ट की और राइट की, आपको याद है? जी जी जी, एशिया सुर्ख और एशिया जी सब्ज़। हाँ, एशिया से। और हमने उस वक्त की वो जो एक पैटर्न था लाइफ का ना, वो देखा। 80s की दहाई में आप आ जाएं, अच्छा वो सुर्ख और सब्ज़ का मकसद था आइडियोलॉजी की सियासत थी। आप कभी कम्युनिस्ट रहे हैं आप? मैं बड़ा कटर किस्म का रहा हूँ, कॉमन। मैं नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन में था, मगर वो सॉरी जमीयत में जाने से पहले एनएसओ जो अल्ट्रा लेफ्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें था मैं। उससे पहले मैं आईजेटी में भी रहा हूँ। तो मौलाना मौदूदी कहाँ, कम्युनिज्म कहाँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मौलाना मौदूदी से कार्ल मार्क्स और ये तो किताब होनी चाहिए वहाँ पे। तो अच्छा देखो, आइडियोलॉजी की बात है कि हमारे ऊपर हमें वो आइडियोलॉजी हमें वो हिट करती थी, ठीक है, जो असर डालती थी, और हम जो भी उसको चीज़। एक्सेप्ट करते थे। और नज़रियात थे हमारे, ठीक है, कोई से एग्री करे या ना करे, हर एक के अपने नज़रियात हैं। आज की सियासत में, बल्कि 80s के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, सियासत में कोई नज़रियात नहीं है। नज़रियात नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है हमारे पूरे सिर्फ हमारी बॉडी पॉलिटिक में नहीं, हमारे माशरे में भी हर लिहाज से। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की, और मैंने भुट्टो साहब के साथ मैं रहा भी हूँ, और मैं मेरे लिए जो ऑल टाइम आइडियल हैं सियासत में, वो आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। उन जैसा लीडर जो है, और सिर्फ उनकी देखें, हम जो हैं दुनिया में जो हम लोग रहते हैं ना, हम खाकी मखलूक हैं, हम नूरी मखलूक नहीं हैं। ये जहन में पहले हमें रखना चाहिए, ठीक है जी। और खाकी मखलूक होने के नाते हम में हर किस्म की कमज़ोरियाँ भी होंगी, हमें शॉर्ट कमिंग्स भी होंगी, ठीक है जी, जो हर इंसान में होती है। खताएं भी करेंगे, तो हर इंसान में होती हैं, वो कोई ऊपर से तो नहीं गिरे हुए थे। लेकिन ओवरऑल आप देखिए उनको, उस ज़माने में देखें ना, 70s के और 60s में जब पार्टी उन्होंने बनाई, और फिर 70s में जब वैसे भाई आपकी बात बड़ी होती है। अगर आप, मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब से लेके और आज तक हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही सपोर्ट किया, जारी रखा और वो करता रहा, आज आप जो हिफाजत से खुशी खुशी लोग सांस ले रहे हैं और इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है आप देखें ना, तो बहरहाल बाकी जैसे भी अपनी सियासत करते थे, मगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद को अफजल रखते थे। सबसे बड़ा, इसमें शक की बात ही नहीं, पाकिस्तान के जो बानी है एटमी प्रोग्राम के, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये उनकी थी, उनमें इतने बड़े वो नेशनलिस्ट थे। सबसे बड़ी बात जो पैट्रियट, तो देखें मैं सब सियासतदानों को कहता हूँ पैट्रियट हैं वो, हमें किसी को शक नहीं, हम कर देना, हमें करना चाहिए, ठीक है, अपनी सियासत के लिए। नेशनलिस्ट होना एक और चीज़ है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग, कितनी कन्विक्शन के साथ आप नेशनलिज्म अपनी को प्रमोट करना, अपने अंदर आपकी वो मादा कितना है आपकी। और भुट्टो साहब ने तो करके दिखाया, उन्होंने अमली तौर पर प्रूव किया जी। 71 के बाद पाकिस्तान का हाल जो हो गया था, हम तो उस वक्त पढ़ते थे कॉलेजों में, तो बहुत बुरा हाल था। बल्कि हमने उस ज़माने में बांग्लादेश नाम मंजूर के रैलीज निकलती थी, मैं उनका भी हिस्सा रह चुका हूँ। वो एक पुरानी बात चली, वो अगेन वो एक सिलसिला था जो कि वो चलता था, एक उस ज़माने के जो हालात है। ठीक है, अगर मैं आपसे मुख्तसर ये पूछूं कि भुट्टो साहब का कितना उसमें कसूर था, अगर थोड़ी सी और अगर वुसअत से वो काम लेते और उस वक्त मुजीब को हुकूमत दे ही देते वो, तो आप नहीं समझते जैसे होता है कि फिर 2 साल बाद ठीक है दोबारा आप आ जाते हैं सियासत में? शाह साहब, इस बारे में बड़ी दफ़ा ये कहा जा चुका है, और मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। हुकूमत भुट्टो साहब ने तो नहीं देनी थी, हुकूमत तो देनी थी जनरल याह्या खान ने। उसको सदर तो वो था, चीफ मार्शल। देखिए आपके भी दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे। अब्बास अत्तर साहब ने जो सुर्खी लगाई थी, वो बुनियादी तौर पे तो भुट्टो साहब की फिक्र के ऊपर लगाई थी। वो जुमला उनसे मंसूब कर दिया जाता है, इधर तुम उधर तुम, मगर एग्जैक्ट जुमला उनका नहीं था। अब्बास अत्तर साहब की सुर्खी, अब्बास अत्तर साहब से अल्लाह ताला उनको खली की रहमत करे, जी आमीन, मेरी उनसे बहुत बात हुई है। जी। उनके उस जुमले को इधर तुम उधर हम मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मगर अच्छा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। मुझे खुद उन्होंने कहा जी उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों ने अपनी
सियासत चमकाने के लिए उन्होंने वो ले लिया। इधर तुम उधर हम की, तो कभी भुट्टो साहब ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की ही नहीं कि हम इधर वेस्ट पाकिस्तान में हैं, आप उस वक्त की ईस्ट पाकिस्तान में यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा ना कि आप हुकूमत उधर बना लें। जब वो जीत गए थे और उनकी तादाद ज़्यादा थी और अक्सरियत थी, तो यहाँ भी वो बना लेते। भुट्टो साहब दोबारा जो सियासत का चलन रहा है पूरी दुनिया में, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आ जाते हैं। देखें, बात बड़ी क्लियर है शाह साहब आज़म का। इलेक्शन हुए उस वक्त के जॉइंट पाकिस्तान में, जो आज का उस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान था, और अवामी लीग को सीटें ज़्यादा मिली। अब अगर हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, ठीक, उसमें तो बड़ी क्लियर बात है कि जी उस वक्त के पावर हैंड ओवर किसने करनी थी? तो सर आप सही पावर हैंड ओवर करनी थी याहिया खान ने। ये हम हमेशा वो करनी थी। डेमोक्रेट्स जो हैं ये हमेशा इदारों के या पावरफुल लोगों के पीछे छुप के क्यों वो करते हैं? भुट्टो साहब को इखलाकी तौर पे बढ़ के नहीं कहना चाहिए था कि कोई दे ना दे। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इनकी अक्सरियत है एक डेमोक्रेट की हैसियत से, लिहाजा इनका हक बनता है। एक अगर ये बयान दे देते तो किसी ने क्या देनी हुकूमत क्या? अगर आप तारीख के पिछले दरीचों में आप गए हैं, ऑलमोस्ट 60 साल पुरानी बात है। मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब ने अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश की कि जो इलेक्शन हुए हैं 1970 के, उनके रिज़ल्ट माने जाएं और इम्प्लीमेंट किए जाएं। अब आगे जो देखें, इलेक्शन के बाद क्या हुआ? आर्मी एक्शन हो गया। आर्मी एक्शन किसने किया? अब आज अगर अब ये इसी तरह ही है जी, आप कहेंगे कि यहाँ पे ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया, वो फलाने सियासतदान शामिल थे। हाँ। मुशर्रफ ने लगाया, उसमें फलाने सियासतदान शामिल थे। जिन्होंने लगाना होता है, जिम्मेदारी तो उनकी आती है। और आपको पीछे भी तो जाना होगा। अब जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि उसके बाद वो हो गया, मगर एक ये भी देखा जाता है कि बहुत सारी जमातों का ख्याल था कि 70 के इलेक्शन में फिर धांधली बहुत हुई है, तो वो फिर और पीछे चलते चले जाएंगे इस तरह। तो हम 70 के इलेक्शन से साफ शफाफ इलेक्शन आज तक पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ है और ना कभी होगा। उसके बाद जितने भी इलेक्शन में आया तो सबके हिस्सा रहा हूँ। उसके बाद 77 के बाद के सारी मूवमेंट का तो खैर मासवा 85 के बाकी सब इलेक्शन का मैं रहा हूँ। और अभी पिछले जो 3 इलेक्शन हुए, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है इलेक्शनों में। अब तो वो बात ही नहीं। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा ना कि यहाँ पूरे सिस्टम जो है, अब आपने इंट्रो में डेमोक्रेट की एक बात कही है, मुझे बड़ी खुशी होती है वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और शाह साहब हकीकत मानिए ना, इसी डेमोक्रेसी के पीछे मैंने सफ़र किया है, सालों साल जेलों में रहूं, और मेरे जैसे बैकग्राउंड का आदमी, जी मेरे जैसे बैकग्राउंड का आदमी, चंगड़ा शहजादा है, ठीक है जी, नहीं शहजादा नहीं जी, हमारा रूल बैकग्राउंड है ना, तो हम उसमें हमारी बदनामी होती है कि हम उसमें वो उस तरह के हमारे बैकग्राउंड के लोग कुर्बानी नहीं देते। मैं शाही किले में रहूँ 10 महीने, तो अब देखिए ना, इसी जमहूरियत के लिए हमने सारा कुछ किया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ इस मुल्क में? ना कोई जमहूरियत हुई, कंप्रोमाइज़ शुरू हो गए। तो आप जब काफ में गए थे तो मायूस हो गए थे उन सारी कुर्बानियों से, जमहूरियत से? उससे पहले की बात है कि तो आपका जमहूरियत से एतबार उठ गया था फिर? शाह साहब बात ही है, अगेन एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको मुख्तसर कहूँगा। हर मुल्क का अपना एक फ्रेमवर्क है, एक सेटअप होता है। अभी आप देखिए, यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं, उनमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, कईयों में सोशल डेमोक्रेसी हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप जाके देखिए, वहाँ पे आप मिडल ईस्ट में आ जाएं, मिडल ईस्ट बादशाहत है, हर जगह बादशाहत है। इवन जिन मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, लाइक इजिप्ट हो गया, मगरब स्टेट्स हैं, टूनीसिया या ये हर जगह वहाँ पे डिक्टेटरशिप्स हैं। हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, यहाँ भी सूरत हाल अब वही है। हम कहने को तो हम कहते हैं यहाँ जमहूरियत है, जमहूरी पार्लिमानी जमहूरियत है, बट अमली तौर पे हमें नज़र नहीं आती प्रैक्टिकली में। ठीक है, बस हम इसी में खुश हैं कि जी इलेक्शन हो जाते हैं और बस वो वोट पड़ जाते हैं। वो कहा था ना, उसने लेनिन ने कहा था इलेक्शन के हवाले से कि बस आप इसी में खुश हो जाएं कि आप जाके वोट काउंट, आप अपने वोट डाल दिए, जो वोट काउंट करने होते हैं ना, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हम इसी में खुश हो जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम है तो जो आप बन चुके हैं यहाँ। ठीक है, तो आप ये समझते हैं एक सीजन पॉलिटिशियन की हैसियत से इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद, पूरी दुनिया की सियासत पर नज़र रखने के बाद, कि जो मुस्लिम लीग काफ वाला जो सेटअप था जनरल मुशर्रफ के दौर में, आप समझते हैं कि वो जो फॉर्म ऑफ सिस्टम था इस मुल्क के लिए, क्या वो डेमोक्रेसी का रिप्लेसमेंट हो सकता है? क्या उस किस्म की चीज़ होनी चाहिए? शाह साहब देखें, क्योंकि आपने तो इंडोर्स किया जब आप उसका हिस्सा बने। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, या किसी सिस्टम की बात करते हैं, उसका बुनियादी जो नुकता होता है ना, वो होता है कि जी ये डिलीवर आपने आवाम के लिए क्या कुछ करता है। डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं ना कि आवाम के लिए बेहतर डिलीवर करती है। डिलीवर तो सर बादशाहत भी कर देती है। मैं वही कहता हूँ, ठीक है, चाइना भी डिलीवर कर रहा है। मेरे डेमोक्रेट्स की तो ये नहीं रही। मेरे नज़दीक डेमोक्रेट्स तो कहते हैं कि जो भी होगा वो बाय द पीपल फॉर द पीपल होगा, बाय द पीपल होगा।
मेरे नज़दीक जो हमारा वो जो 5 साल का दौर था ना जनरल मुशर्रफ का, वो पिछले आप 25 साल में अगर हमारी देखें ना पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान के हालात के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी जो हमारे ताल्लुकात हैं उनके हवाले से, पाकिस्तान की प्रेस्टीज के हवाले से हमारा बेहतरीन दौर था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स हमारा। ठीक है, चले ये तो आपका ख्याल ये है कि नताइज के हवाले से बेहतरीन दौर नहीं, उस देखे ना हमारी जो सेटअप था, हमारी जो ग्रोथ थी, हाँ हमारी चाइना के बाद सबसे बड़ी ग्रोथ थी हमारे चाइना के 7% से ऊपर वो तो हर लिहाज से ठीक है, लेकिन जो सेटअप था आप उसको इंडोर्स करते हैं, आप समझते हैं वो सेटअप बिल्कुल आज आप नहीं है, मगर उसी तरह का सेटअप मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं उस सेटअप का मैं खुद हिस्सा रहा हूँ, ठीक है, और मैं खुद उसको मुकम्मल इंडोर्स करता हूँ। और एक डेमोक्रेट की हैसियत से आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में उस तरह के सेटअप की गुंजाइश होनी चाहिए? कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे आप अगर देखें तो जो काम किया जनरल मुशर्रफ ने वो तो खैर आईनी था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए उस तरफ अगर आप जाएंगे उसमें कोई टू ओपिनियंस नहीं होंगे इस बारे में, लेकिन मैं डिलीवरेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तो मैं डिलीवरेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस हवाले से उन्होंने डिलीवर किया है जो हम 5 साल में। थैंक यू सर, आपने बड़ी सच्चाई से जवाब दिया, शुक्रिया। थैंक यू नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। पाकिस्तान की जो पिछली 5 दिहाइयों की सियासत है उसका ये हिस्सा रहे हैं, बहुत सारे राजों के अमीन हैं, और अगले मरहले में हम उन राजों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मखदूम फैसल सालेह हयात साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? सर, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। मैं मगर फैसल भाई, जो उससे पहले बात हो रही थी, मैं सिर्फ एक सवाल उस हवाले से और करूँगा कि ठीक है, वक्त के अपने सितम होते हैं ना, और वक्त की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, और बाज़ औक़ात उस मजबूरी के अंदर रहते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी की तरफ या असल पावर की तरफ बढ़ते हैं और अपने हिस्से का काम कर जाते हैं। बाज़ औक़ात आपके या किसी भी फ़र्द के, लीडरान के जाने के 100 साल के बाद वो तैयार अवाम को हासिल होता है जिसके लिए वो 100 साल से मेहनत कर रहे होते हैं ना, ये भी हकीकत होती है। मगर इस किस्म का जो सेटअप होता है किसी वक्त, वो जो 100% माशाल्लाह है उससे बेहतर होता है, या आप समझते हैं कि उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल साफ शफाफ डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद करते रहें? 80s के बाद यहाँ पे वो नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई। हम सब ने, हमारी लीडरशिप सब ने अपने आप को मोल्ड कर लिया एक प्रैक्टिकल सियासत के हवाले से। मैं नज़रियाती सियासत जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानी दे चुका हूँ। जब उन्होंने सब ने मोल्ड कर लिया, हमारी लीडरशिप ने भी, तो हमें भी मोल्ड करना अपने आप को पड़ा। और मेरे लिए उसके बाद जो सबसे बड़ी, जो इम्पोर्टेंट, अहम तरीन मेरे लिए जो सियासत में जो थी ना मेरी पोजीशन जो रहेगी, वो थी कि मेरे जो हल्के के लोग हैं उनको देखना है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने वोट तो उनसे जाकर लेने हैं, असल में तो मैंने किसी और जगह से वोट जाकर नहीं लेने। तो मैं उसके बाद मेरी हमेशा से प्रेफरेंस ये रही है कि मेरे हल्के के अवाम ने जो चाहा है, मैंने उनकी उस राय की कदर की है, और जो उन्होंने मुझे मशवरा दिया है हल्के के अवाम ने, मैंने उस पर अमल करने की कोशिश की है। उसके बाद ये 90s के बाद की मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, उन्होंने, क्योंकि हमने हल्के के काम करने, हमारे आप जानते हैं, आप सरगोदा के रहने वाले हैं, हमारे रूरल हल्के हैं जी, पसमानदा हल्के हैं, खासे वहाँ पे मसाइल हैं जी, बहुत जी, और शहर में तो बहुत अच्छे हालात कई हैं, अपना निस्बतन बेहतर हैं। तो हमें उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें तो वहाँ हम तभी कुछ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई इख्तियार हो। हाँ, नहीं, मैं वो असल में एक नया सवाल इससे पैदा हो गया। मैं आपके जो आपने फरमाया, मैं इसकी अब इससे एक सवाल हो गया, मुझे वो करना पड़ेगा, मैं वो बाद में आता हूँ। मगर मेरा पिछला जो सवाल था ना, या मैं पहले इसको एड्रेस कर लूँ। अब जो आपने फरमाया, तो आप समझते हैं एक सीजन पॉलिटिशियन की हैसियत से कि हल्के की सियासत की खातिर अगर ओवरऑल 25 करोड़ के मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हो जाए, बड़ा मकसद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो आप समझते हैं ये मुनासिब बात है? मुनासिब नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे जो जमहूरियत के खदो ख्याल हैं, जो असली जमहूरियत है हमारे यहाँ, अगर वो हम कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह करे हमारे ज़िंदगी में शायद ना हो, हमारे बाद शायद हो जाए, तो इससे बेहतर पाकिस्तान के लिए और कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन आप हमारी सियासी जमातों को आप देखें, आप पहले अपनी सियासी जमातों को देखें ना, हमारी सब सियासी जमातों में कितनी जमहूरियत आपको नज़र आती है। अब मैं आता हूँ उस सवाल की, तो मैंने कहा था जैसे काफ का सेटअप था जिस ज़माने में आप थे, और इस तरह के सेटअप्स आते जाते रहे पाकिस्तान में, लेकिन डेमोक्रेट्स बाजू का तो उसका हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो गुफ्तगू में भी पता लगता था कि वो खुलूस से ये समझते थे कि बिल्कुल हार्डकोर माशाल्लाह से बेहतर है कि इस किस्म के सेटअप
को किस तरह से चलाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता फिर स्पेस जो है वो पब्लिक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ली जाए। तो आप समझते हैं दुरुस्त रवैया होता है या आउटराइट जिसे कहते हैं माशाल्लाह के शाह खिलाफ? साहब, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, और आज मेरे मुराद है पिछले मैं 15, 20, 25 साल को मैं उसमें शामिल करता हूँ। उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक मुसलमा हकीकत है। अब किसी को ये पसंद हो या ना हो, किसी के अपने ज़ाती ख्वाहिशात या नज़रियात हैं तो वो तो अपनी जगह पे होंगे, ये एक मुसलमा हकीकत है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। और उनका जो इम्प्रिंट है, उनकी जो छाप है हमारे पूरे सिस्टम पे, चाहे वो पार्लिमानी सिस्टम हो या दीगर हमारे जो स्टेट क्राफ्ट सिस्टम हो, उस पर इतनी गहरी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब हमने जो भी रास्ते बनाने हैं सियासी जमातों ने या जो सियासी एलिमेंट्स हैं, उन्होंने उसके थ्रू मनोवर करने अपने आप को, उसी रास्ते के थ्रू नेविगेट करने अपने आप को। और अगर तसादुम का रास्ता अपनाएंगे तो उसके हालात, उसके रिजल्ट हम माजी में देख चुके हैं। तसादुम का रास्ता किसी भी और सियासी किसी भी एलिमेंट के लिए तसादुम कभी भी जो है वो सही रास्ता नहीं होता। सियासत का नाम ही है गुफ्तो शुनीद, और आपने अपना रास्ता मनोवर करना है, नेविगेट करना है, उसको चलाना है ताकि अपने लिए अपने रास्ते आसान करने हैं। तो ये हकीकत हमारे मुल्क में इस वक्त आपने जो भी सिस्टम आप ऑपरेट कर रहे हैं अभी इस वक्त, या आगे चल के आपने जिस सिस्टम को आपने फॉलो करना या निभाना है, आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उसको आगे चलाना पड़ेगा। और ये बड़ी एक टाइट रोप वॉकिंग होगी, ये आसान नहीं है काम। माजी में भी हमने देखा इसको। इतना आपका एक्सपोजर है, इतनी आपका मुतालिया है, फिर आप चूँकि आप पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं, तो लाज़िम है पूरी दुनिया के ये जो पार्लियामेंट्स हैं, पार्लियामानी जो अफराद होते हैं, उनसे आपका वो रहा। सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की और जो डीप स्टेट होती है उसकी मुखालफत के बग़ैर किस मुल्क में आपको लगा कि अच्छा अब ताकत जो है वो आवाम के पास है सबसे ज़्यादा? इसका मैं आपको जवाब इस तरह दूंगा कि अल्लाह का करम है। मैं यही कहता हूँ, मैं लगभग पिछले अपने सियासी कैरियर में कोई 10-11 वजारतों में भी रह चुका हूँ। जी जी जी, ठीक है जी। उसमें से कुछ अहम वजारतें भी थीं। उस हवाले से मेरा इंटरेक्शन हुआ है जो हमारे मुल्क के, और ख़ास तौर पे जिनको आप दुनिया में कहते हैं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जी जी जी, या जो बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हैं, निस्बत जैसे हम यूरोप कह लें, ब्रिटेन कह लें, यूएस कह लें। अब मैं आपको बरतानिया का मैं आपको मिसाल लेता हूँ जिसको मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा जाता है। मैं आपको उसके बाद अमेरिका भी ले जाऊँगा जो कहते हैं बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है जी। शाह साहब, हकीकत मानिए, वहाँ भी डेमोक्रेसी इलेक्शन होते हैं, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती उसमें। जब हुकूमतें बनती हैं ना वो उनकी, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसकी मंशा पे या उनकी ख्वाहिशात पे वो अपनी पॉलिसी नहीं बनाता। पॉलिसियाँ वहाँ भी जो डीप स्टेट है, ठीक है, अब उनकी जो एजेंसी हैं उनका इसमें बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और मैं ज़ाती तौर पे इसका मुझे इसका इल्म है मुझे, क्योंकि मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता रहा हूँ। और यही सूरत हाल बल्कि इससे मैं कहूँगा बरतानिया से बढ़ के जो बड़ी सूरत हाल वो यूएसए की है। यूएस की तो बहुत ही ज़्यादा, यूएसए की है। वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है, कहने को तो वो कहते हैं मैं वोट काम के लेके आया हूँ, वो पेंटागन के मातहत है, वो CIA के मातहत है, वो FBI के मातहत है। वहाँ पे एक, और ये ओपन हर एक को मालूम है। जी जी, सारे तो ओपन डॉक्यूमेंट। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट सुबह दफ्तर जाता है ना, व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में जब बैठता है, तो सबसे पहले जो उसको ब्रीफिंग होती है, उसकी जो मीटिंग होती है, ये हर एक को पता है। जी, वो डायरेक्टर CIA है, जी हाँ, और मिलिट्री डायरेक्टर FBI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होते हैं, वो डेली उसको सबसे पहले वो ब्रीफिंग देते हैं। उसके बाद उसका दिन का या अगले हफ्ते का या महीने का एजेंडा सेटअप होता है यहाँ पे। तो ये सूरत हाल, और यहाँ पे बाकी मुल्कों में भी हमने देखा है यहाँ पे यही सूरत हाल है। चीन के सेटअप को आप कैसे देखते हैं? चीन का सेटअप तो डेमोक्रेसी वाला है ही नहीं ना। नो, आप कैसे देखते? वहाँ देख रहे हैं, वहाँ तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। हाँ, नहीं, आप उसको देखते कैसे? वो तो देखो वन स्टेट पार्टी। मैं ये आपको ये भी अर्ज करूँ, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब उस वन पार्टी सिस्टम ने, मैं जो मैंने आपको पहले अर्ज किया ना, मैं उसी को आगे मैं दोहराऊंगा। उस वन पार्टी सिस्टम ने चाइना के लिए पिछले 25-30 साल में क्या किया है कि आज चाइना अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, बल्कि चैलेंज नहीं कर रहा, अमेरिका से जी निकल गया, कुछ हाथ आगे है, निकल गया, इकॉनमी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। और भैया आपने देखा ये हमारा जो पीछे जो 3-4 दिन का जो हमारा मार्का रहा है, सिर्फ
टेक्नोलॉजी ने एक तरफ दुनिया भर की टेक्नोलॉजी थी जो हिंदुस्तान के पास थी, भारत के पास थी, और एक तरफ हमारे पास थी जो चाइना की टेक्नोलॉजी थी। उसने मात कैसे दे दी उनको। तो वो चाइना के जो सिस्टम है उनकी आवाम के लिए, इसके बाद मेरे ख्याल में उससे बेहतर सिस्टम और कोई नहीं हो। और सिर्फ ये नहीं है, चाइना में अब कम्युनिज्म नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। हाँ, अब तो आज कैपिटलिज्म भी है, फ्री इकोनॉमी भी है शाह कंपैरेटिवली। साहब, आप अगर आप गूगल पे जाके देखें ना, जो दुनिया में जो बिलियनियर्स जो हैं ऐसे ही उनकी जो तादाद है, ऐसे ही ठीक है, अवाम के रेशो के साथ, जी। वो सबसे ज़्यादा चाइना में आज है। आपको और नज़र कंपनीज का भी यही है, कंपनीज का भी हाल बड़ी है। कंपनीज भी उधर है। ये जो रियासतें होती हैं जहाँ पे निज़ाम की कोई वाज़ेह शक्ल और बाउंड्रीज ना हो, या गेम के रूल्स तय न करें जो सियासी क़ुव्वतें होती हैं या जो पावरफुल क़ुव्वतें होती हैं किसी भी बाउंड्री के अंदर, और कुछ तीतर कुछ बटेर चलता रहे, क्या वो तरक्की कर सकती हैं दुनिया में? इसका सीधा सा सवाल ये होगा, मैं जवाब इसका ऐसे दूंगा जी, कि जो मुल्क और जो रियासतें अपने आप को अलाइन कर लेंगी ताकतवरों के साथ, ये बड़ी मुश्किल बात है कहना, लेकिन तल्ख हकीकत है ये, जो उनके साथ अलाइन कर लेंगी वो अपनी ग्रोथ भी मेंटेन कर सकेंगी, अपनी खुशहाली के हवाले से, अपने चाहे उनके अंदर निज़ाम कोई भी, चाहे उनके अंदर निज़ाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ उनको अपने आप को अलाइन करना होगा, अपने आप को उन ममालिक। अब देख लेना, अब मिडल ईस्ट की मिसाल ले लें। पाकिस्तान अलाइन होने जा रहा है, हो चुका है चाइना के साथ कि नहीं? पाकिस्तान की जो तरक्की पिछले अब 10 सालों में देख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारे चाइना के साथ अलाइनमेंट की है। 26 बिलियन डॉलर लगा दिया उन्होंने। सबसे बड़ी हमारी तरक्की, अगर आज चाइना का हमारे पास वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ना ही होती, ये जो सी पैक के हवाले से हो गई या दीगर उन्होंने जो हमारे उनके साथ जो कोऑपरेशन चल रही है, तो आज पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ आपको कहाँ नजर आती है? आपको नेगेटिव नजर आती है आपको। ठीक है, हमारे स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं, स्ट्रेटेजिकली भी, माली लिहाज से भी और मिलिट्री के हवाले से भी। हम देखते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी जो है या हमारा झुकाव जो है वो चाइना की तरफ बढ़ता है, स्टेक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से अब स्टेक्स उनके भी बढ़ गए हैं, हमारे तो बड़े बड़े हैं, उनके भी बहुत बढ़ गए हैं। उसकी वजह से फ्यूचर में अगले 50 साल में पाकिस्तान में निज़ाम को कैसे देखते हैं आप? क्या निज़ाम की शक्ल होगी और मौशी शक्ल को क्या देखते हैं आप? और क्या फिर मुखालिफ जो हैं वो चाइना का बदला या चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए, या आपको कैसे देखेंगे, हमें कैसे देखेंगे? वो आप अपना निज़ाम आपने अगर आइंदा के लिए उसकी कोई रिफ्लेक्शन आपने देखनी है ना, तो आप 2008 के बाद जब इलेक्शन होने शुरू हुए, आज हम 2025 में जा रहे हैं, आप उसकी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। कहने को तो यहाँ इलेक्शन होते रहे, 8 में, 13 में, 18 में, 24 में, लेकिन इम्प्रिंट किसका रहा है? इस्टेब्लिशमेंट का रहा है, ताकतवरों का रहा है। तो आइंदा आने वाले वक्त में मुझे ये इम्प्रिंट और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सियासी हवाले से, सियासी निज़ाम के हवाले से चाइना मॉडल की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, चाइना मॉडल देखें, चाइना मॉडल में तो हम हो नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो वन पार्टी सिस्टम है ना। हमारे यहाँ कहने को तो पार्टीज़ काफ़ी सारी हैं, पार्टीज़ रहेंगी यहाँ पे, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ताबे रहेगी हमारे ओवरऑल जो हमारी जो सुपरविजन है उसके तहत वो रहेगी। और ये खुद एक इन्होंने, आप इसको कह लें, एक ज़माने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता था, वो साइन हुआ था। तो ये आप समझ लें आइंदा आने वाले वक्तों में ना ये एक चार्टर ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस है जो कि आपको नज़र आएगा इन तमाम पार्टियों के हवाले से। आज भी आप देख लें, तमाम जो पार्टियां हैं मुत्तफ़िक़ है इस बात पे कि हमारे ऊपर जो अम्ब्रेला है, जो छतरी है मुल्क के अंदर, हमने उसी को कायम रखना है, हमने उसी के तहत चलना है। जो बाहर होता है उसका गिला ये नहीं होता कि नहीं होनी चाहिए, वो कहता है कट के मैनू सर मैनू तले ला। एग्जैक्टली ये बात सारी है। रिजा साहिबा, ये वाकई जादू का संदूक है ना, जादू का देखते हैं जी, इसमें तो बहुत कुछ है। आपने तो मुझे बड़े एक वो डाल दिया, टेस्ट में डाल दिया, क्या मैं उसमें चूज करूँ मैं जी? ओए होए होए, ये बंटे जो है जी, हाँ, ये देख, ये तो जी बचपन की याद आ गई, और ये दिल तो कर रहा कि इसको यहाँ खेलना शुरू कर दें, लेकिन यहाँ मौका नहीं खेलने। जंग में खेलते थे आप बचपन में? बहुत खेले हैं जी, बहुत। अच्छा। बचपन में तो उस ज़माने में तो देखे ना,
उस ज़माने में तो कोई ये वीडियो गेम्स नहीं होती थी। हाँ हाँ हाँ, या ये जो हमारे कंप्यूटर गेम्स होता नहीं था, कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ें होती थी, यस यस ये या इस तरह की चीज़ें होती थी जो जो Yes. जो जिससे हम खेलते थे जी। यस। सर अभी आपने उस ज़माने की गेम्स की बात की, हमारे पास वीडियो गेम्स तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ देखी, शायद आपको उससे कुछ याद आ जाए। वाह जी वाह, ये तो हाँ अच्छा, ये जो गेम है ना जी, हाँ ये हमारे ज़माने, मेरे ज़माने की तो नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों के ज़माने की है। हाँ 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 शाह साहब, हर इंसान में एक बच्चा तो मौजूद होता है। हाँ तो मेरे अंदर भी वो अभी तक मौजूद है और मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं खेलना शुरू कर दूं। हाँ। वो पुरानी यादें जो है ना वो वापस वाह। इस तरीके से लेंगे। नहीं, तो अब तो अगर मैं खेलना शुरू कर दूं तो आपके सारे प्रोग्राम में तो ये खेलते ही रहूँगा। ये आपने कहा कि वो बच्चा तो एक होता है, जी। वो आपके बारे में मशहूर है कि आपका दिल भी बच्चा है। दिल तो हमेशा बचा रहता है। वो तो अगर आपका दिल चला जाए, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, वो इंसान ही ख़त्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। हाँ जी। देखिए इतनी सारी बातें आपकी हवाले से हर महफिल में चल रही होती हैं और सबका ख्याल है कि भाई फैसल सालेह हयात साहब का दिल तो बच्चा है। ये दुरुस्त है? अब मुझे आप नहीं पता आप किस तरफ मुझे लेके अब जाना मसला है कि चाहते उसमें हैं। बहुत सारी पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, वो मुनासिब नहीं लगता। शाह साहब, ये आपका इतना प्यारा सवाल है कि इसकी तरजीह करने को दिल ही नहीं करता। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा जी जी मगर विकीपीडिया पे अगर जाएं जी तो चूंकि वो एक अहम दस्तावेज तस्वुर होती है, हालांकि हम जो संजीदा लोग हैं हम नहीं समझते कि वो जी। रिलायबल होती है, मगर उस पर एक बड़ी मारूफ जो अदाकारा हैं उनके हवाले से आप का और उनका एक रिश्ता जो है वो दर्ज किया गया है। वो दुरुस्त है कि गलत है मालूमात? शाह साहब, हमारे अब वो इस दुनिया से जा जी चुकी जी हैं? जी मैं समझ गया हूँ। और देखें, अल्लाह ताला उनको खली की रहमत करे। आमीन। ये हम, जिस तरह मैंने कहा ना, हम एक ओपन बुक, ब्लू बुक, जो भी आप कह लें, ग्रीन में हम होते हैं सियासतदान जो पब्लिक लाइफ में होते हैं। मैंने फैसल भाई मैंने बिल्कुल ये नहीं पूछा क्यों, कैसे है कि नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक नहीं, हवाला दे रहा हूँ। मेरा नेट उनके पे जो साथ- एक चीज़ जी, दस्तयाब है वो दुरुस्त है या गलत है? नहीं, वो दुरुस्त नहीं है जी। वो दुरुस्त नहीं। जो रिश्ते के हवाले से बात है ना जी, कि जी मेरी शादी हुई थी, जी जी। वो बात ठीक नहीं है। ठीक है। वो दुरुस्त बात नहीं। मेरी एक ही शादी है जी। अच्छा, ठीक। अपनी वाइफ के साथ जो है, तो वो मेरी भी हैं, तो उन मेरे 2 बच्चे हैं मेरे जी। ठीक एक है। बड़ा बेटा है, एक बेटी है मेरी। तो ये है जी। ठीक है। तो आप नहीं समझते कि उस दस्तावेज को आपको दुरुस्त करना चाहिए, करवा देना चाहिए? आई डोंट, देखें ना आजकल गूगल पे हाँ। या विकीपीडिया कुछ पे भी आप- या आप दुनिया में इतनी साइट्स क्योंकि हैं। बाकायदा आपकी वो स्पाउस के तौर पे नाम लिखा हुआ है जी। देख, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अच्छी बात है आपने यहाँ एक मैंने clarification एक ज़माने में, मैंने बहुत अरसा पहले, बहुत साल पहले मैंने ये करने की कोशिश की थी। मैंने उनसे ये बात कही, बट उन्होंने आगे से कोई बात ही इसी हवाले से आपके कभी मरासिम भी नहीं रहे उनसे? नहीं। वाकफी थी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल थी वाकफी उनसे, बिल्कुल थी। एक ताल्लुक रहा है? बिल्कुल ताल्लुक रहा है। मगर शादी नहीं रही? जी नहीं। आप बंटो के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे और मैंने डर लग रहा है गुलेले च भर के मैनू ही ना मार देना। ये बचपन में देखा ना, हम जब होते थे, स्कूल में होते थे, उस ज़माने की बात है, तो हम बहन भाई, हम 3 बहन भाई हैं, तो आपस में खेला करते थे घर में ही बंटे के। ये गेम होती थी, दोस्तों के साथ भी कभी कभार खेल। लेकिन घर की मुझे याद आ गया कि वो उसमें था कि जो जीतता था ना, उस ज़माने में कोका कोला बड़ी फैशन होती थी। तो ये होता था कि जो जीतेगा उसको वो 2 या 3 कोका कोला की बोतलें वो पी लेगा। वो बड़ी होती थी। आपको याद होगा फैसल भाई, उस वक्त तो वो महबूबा भी आशिक से कहती थी कि मैंने कोका-कोला बहन भाई में सबसे बड़ा हूँ मैं जी। तो मैंने जब हार भी जाना ना, तो मैंने अपने बहन भाइयों से ना, ये अपना एक बहन है, एक मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मैंने ज़बरदस्ती कोक ले लेनी, पी लेनी। और बड़ी डांट पड़ती थी अम्मी से, बड़ी डांट पड़ती थी अम्मी से। तो मुझे वो याद आ गया, वो अच्छे ज़माने थे। वो डांट भी आपने बड़ी- कहा कोई आए कोई जाए, मैं पावर में रहूंगा। मैंने कोक पीनी भी नहीं मैंने। ज़बरदस्त। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मखदूम फैसल सालेह हयात साहब। बहुत सारे सवाल जो अभी भी आपके जहन में उठ रहे हैं, अगर वक्त की तंगी ना हुई तो कोशिश करेंगे कि वो भी फैसल साहब से करें। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त, पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। मगर वसी भाई, उससे पहले मैं कुछ जानना चाह रही थी सर से। जी। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आपकी शादी थी वो आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? पसंद की थी जी मेरी। पसंद की पसंद की थी। तो ये क्या स्टोरी थी लव मैरिज की, कुछ शेयर करेंगे? अब तो ये पिछली सदी का वाकया हो गया अब तो। अब तो बच्चों की शादी उनके आगे बच्चे हो गए उनके आगे। तो अच्छा, अब आप भूल चुके हैं, ये भूल जाना चाहते हैं? नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ जी। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से उठ के अपने घर खरीद से जाऊँ? अच्छा, चूंकि आपने जिक्र किया, आपने कहा कि एक जगह वो गलत है मालूमात, फिर आपने कहा कि एक ताल्लुक के खातिर जो है वो रहा जी। तो बेगम साहबा को कभी उस पर उनके इल्म में तो होगी, चूंकि आपने हम पब्लिकली इसका नहीं, ये तो उसको तो मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई? मेरी शादी नहीं हुई थी। नहीं, लेकिन होता ना कभी कभी माजी के भी जवाब देने पड़ जाते हैं। नहीं, वो बहुत जवाब दे दिए। बहुत सारे जवाब हैं जो दे दिए। सिर्फ एक जवाब नहीं है, बहुत सारे और जवाब थे जो दिए। कितनी तब्दीली हुई फिर आप के मिजाज में शादी के बाद? मुकम्मल जी। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, मुकम्मल तब्दीली आनी। जब आप सिंगल लाइफ में होते हैं ना, इंसान बैचलर होता है, तो वो तो आपकी एक आज़ाद ज़िंदगी है ना, वो टोटली एक डिफरेंट एक आप मोड में होते हैं, आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। लेकिन जब आपकी एक दफ़ा आपने फैसला कर लिया, कमिटमेंट आपने कर ली अपने लाइफ पार्टनर के साथ, फिर आपको उस तरीके से आपको एडजस्ट होना पड़ता है। अब जिस वक्त जिस पार्टी में हैं उस वक्त आप बड़े कमिटेड हैं। हाँ, बस वही। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पार्टी बदल जरूर रहे मगर जब है तो कमिटेड है। और अब मुझे यकीन है कि आप सियासी जमातों की बात नहीं कर रहे। जी। मोहतरमा, बेनज़ीर भुट्टो के साथ आपका तवील साथ था। जद्दोजहद की दिनों में जब पेट्रियट बनाई तो आप लोगों ने वो खुशी खुशी से बनाई थी या मजबूरी से या किसी दुख से? मैंने आसानी से नहीं बनाई थी, यानी कोई दुख नहीं। मेरा भुट्टो फैमिली के साथ बहुत तवील ताल्लुक़ रहा है, सियासत से हट के एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा है। और ये ताल्लुक़ शुरू हुआ था 60s में, जब मरहूम मुर्तज़ा भुट्टो और मैं क्लासमेट थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में 65 में पहले दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मिला था मैं एचसन में, तो वो ताल्लुक़ पुराना था। बेगम भुट्टो साहब, अल्लाह ताला खलीक रहमत करें उनको, बेगम भुट्टो साहिबा, वो मेरी माँओं की तरह थी बिल्कुल वो। और बीबी शहीद भी मैं उनकी जितनी यानी उनके लिए अल्फाज ही नहीं है, इतनी वो खातून थी, ज़बरदस्त खातून थी हर लिहाज से। लेकिन देखें आप, ये मैंने वही कहा ना, जो प्रैक्टिकल जो सियासत है उसके टोटली कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, उसके एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। 2000 में मैं मुशर्रफ के दौर में मैं जेल में भी रहा हूँ। मुझे खामखा एक फेक केस मुझे अंदर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 10 महीने बाद, मैं पहला था जिसको बेल आउट किया। वो बच्ची ने सवाल बड़ा अहम किया था। मैं यही कह, वो उसने कहा खुशी से, दुख से या मजबूरी से? कोई मजबूरी नहीं थी। कोई मजबूरी नहीं थी। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता लाइफ में। जो मुझे जानते हैं ना, बाकी तो जो मर्जी कहते रहें। मैंने बहुत सारे हमारे ये सो कॉल्ड एंकर और अखबारनवीस हैं जो कहते हैं जी बड़ा मेरे पे नैब का प्रेशर था, ये फलाना था। मेरे पे ज़िंदगी में आज तक अल्लाह के अलावा किसी का प्रेशर नहीं रहा, ना मैंने किसी का प्रेशर लिया है। सालों साल जेलों में रहे हैं, किलों में रहे हैं जी, कोई प्रेशर नहीं रहा मेरे पे। तो अपनी मर्ज़ी के साथ हमने फैसला किया था। और वो भी इस वजह से कि मैंने बीबी को बता के आया था कि आप पाकिस्तान वापस अगर नहीं आएंगी, अगर आप खुद पार्टी नहीं चलाएंगी, तो फिर हमसे तवक्को ना रखें कि हम आपके जो पीछे आपने जो स्टाफ अपना रखा हुआ है उसके नीचे लग के हम पार्टी में आगे चलेंगे। सर फैसल साहब, आप PFF से भी वाबस्ता रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर्स पैदा होंगे? और पाकिस्तान में सियासत का मैराडोना किसे समझते हैं? ये तो बहुत ही भारी भरकम सवाल हमारी बेटी ने कर दिया जी। बात यह है जी कि मैं मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत फुटबॉल के साथ मुंसलिक रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ मैंने किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट ने हर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं ना, जो स्पोर्ट है पाकिस्तान में, उसको इक्लिप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं मिसाल कईयों को देता हूँ। हम क्रिकेट के सिर्फ एक दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रहे 92 में। हॉकी की हम 20वीं दफ़ा रह चुके हैं। जी। अपना वर्ल्ड चैंपियन हम रह चुके हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन। सर मैं आगे बात,
हम स्क्वाश में 25-30 साल जी, जी। दुनिया में हमारा हुक्मरानी की है। दुनिया में क्योंकि मैं खुद स्क्वाश खेलता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पंजाब यूनिवर्सिटी में खेलता रहा हूँ, उनकी टीम के कैप्टन भी रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है उसका 25-30 साल हमने रूल किया दुनिया को, ठीक है ना। आप पुराने ज़माने में चले, हम ये कुश्ती का रेसलिंग जिसको कहते हैं, जी 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 जी, रुस्तम जमान, भोलू बरादरान, उसके हम चैंपियन हैं, और बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं, झारा थे, गामा साहब ठीक है, यहाँ आ गए थे, वो सब जी, खत्म हो चुकी हैं, हाँ, नासिर भोलू थे। क्योंकि आज स्पोर्ट्स जो है वो एक कमर्शियल एक एंटरप्राइज बन चुकी है, आपको पैसों की ज़रूरत है। हमारे हुकूमतों के पास इतना पैसा है नहीं, उनके अपने बजट्स जो हैं उनके पास पैसा है पूरा करने का नहीं है, वो स्पोर्ट्स के पैसे देंगे। लेकिन आपने करीब से देखा निस्बतन, आप समझते हैं कि रोनाल्डो जैसा टैलेंट और मेसी जैसा टैलेंट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, डेवलप किया जा सकता बहुत टैलेंट है। ये लियारी के जो बच्चे हैं इनकी तो बड़ी तारीफ होती है। शाह साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लियारी एक हॉट बेड था, एक मरकज़ था एक ज़माने में, आज भी है हमारी फुटबॉल का, लेकिन आज क्योंकि मैं तो रहा हूँ इसके साथ, आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में आप जाए ना, आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे अच्छा, जो कि यानी वो अगर उनको ग्रूम किया जाए तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे आप वो जा सकते हैं, और हमारे बच्चे गए भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। लेकिन अब बात यह कि हमारे यहाँ क्योंकि फुटबॉल जो है उसको वो रिकग्निशन नहीं मिल सकी। रिकग्निशन भी नहीं दिया। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जब बना मैं सदर में फुटबॉल का, उस ज़माने में हमारी जब टीम इंटरनेशनल मैच खेलने जाती थी ना, उनको किट नहीं वो करती थी, किट छोड़ के उनको 100 रुपया एक बच्चे को मिलता था मैच खेलने, 100 रुपया पाकिस्तानी। तो मैंने आते साथ ही जो मैंने काम किया, वसाइल मैंने पैदा किए, मैंने 100 रुपये को मैंने $100 कर दिया, और उनको मैंने किटें लेके देनी शुरू कर दी। हमारी अंडर 16 टीम थी, वो हमारे सैफ कप था, उसमें वो चैम्पियन बन के आई। तो मैंने उनके लिए एक बच्चों के लिए 16 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इवेंट किया मैंने अपने लाहौर में, उनके वालिदैन को बुलाया, क्योंकि उनको मैंने 2-2 लाख रुपया फ़ी बच्चा मैंने इनाम देना था उनको। तो मैंने मुझे अभी भी याद है, मैंने जब उनको वालिदैन को दे रहा था ना मैं 2-2 लाख रुपये, उस ज़माने में 2 लाख एक 16 साल के बच्चे के लिए बड़ी रकम थी फुटबॉल के वाले से। तो मैंने कहा जी आप इस बच्चे को अपने को इंकरेज करें कि आगे फुटबॉल खेलते रहे। उनका जवाब मुझे क्या था कि फुटबॉल खेल के क्या करना है, ये तो कहीं क्लर्क लग जाएगा, कहीं अफसर लग जाएगा। तो ये उनका जहन था उस हवाले से, क्योंकि फ्यूचर नहीं था। पाकिस्तान की 50 साल सियासत का हिस्सा रहने के बाद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मैराडोना कौन है सियासत? बच्ची का सवाल। देखें जी, मैराडोना का जो लेवल है ना, वो एक आइकॉन है, एक वर्ल्ड आइकॉन है, एक लेजेंड है। मेरे लिए मैराडोना आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं जी। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मखदूम फैसल साले हयात साहब। अगेन जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे लोग इनके मुखालिफ हैं, बहुत सारे लोग इनको नापसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इनकी बातों से इख्तलाफ रखते हैं, और बहुत सारे लोग इनके हक़ में हैं, इनको पसंद भी करते हैं। एक बात की आपको इनकी दाद देनी होगी कि खुले डुले अंदाज में जो भी वो कहते हैं उसको ओन भी करते हैं, और अगर किसी चीज़ का वो जवाज़ भी फराहम करते हैं, और जवाज़ फराहम करते हुए समझते हैं कि ये गलत है और दुख के साथ उन्होंने किया है, तो वो इसको भी तस्लीम करते हैं। फ़ैसला बहरहाल किसी भी शख्स के बारे में अवाम ही करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फैसल साहब, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? अगर कोई, मैं जिसको कभी कहता हूँ ना मेरी रिग्रेट इन लाइफ है, वो ये है कि मैं जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा 77 में, मैं उससे बाहर पढ़ा था मैं, तो बरतानिया में, तो वो मुझे अधूरी छोड़ के वापस आनी पड़ी। और उसके बाद मेरी वो जो था ना बाहर का जो सपना था वो पढ़ने का, वो अधूरा रह गया। अगर कोई मुझे रिग्रेट है तो वो है बस, और वो कुछ नहीं बस। अच्छा, वो रिग्रेट मैंने पूरा किस तरह किया, मेरे बेटे की जब एडमिशन होगी माशाल्लाह, वो अमेरिका की आईवी लीग में बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी मेरिट पे चला गया वो जी। अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने उसको कहा कि तुमने सिर्फ अपनी डिग्री नहीं करनी, तुमने मेरी भी अधूरी जो है ना वो डिग्री जो नहीं की, तुमने वो भी पूरी करनी है। अरे वाह, स्वीट। मैंने उसको बेटे को, और उसने माशाल्लाह किया, उसने वो बड़ा, उसने मुझे फ़ख्र है, उसने उस माहौल में रहते हुए उसने खासी डिग्रियाँ ली उसने। कभी कभी होता है कि वो आपके हल्के में सियासत कर रहा होता, अपने लोगों की साथ होता, नुमाइंदगी करता, या पाकिस्तान की खिदमत करता। शाह साहब दिल तो बहुत करता है कि वो करे यहाँ क्या सियासत करे, लेकिन मैंने फैसले अपने बेटे पर खुद छोड़ा हुआ है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की एक बड़ी अहम तकरीर है पार्लियामेंट में। उसका मफ़हूम, उसके कुछ जुमलों का मफ़हूम ये है
कि एक वक्त आएगा कि आप लोग ढूंढेंगे सियासत के लिए और आपको लोग नहीं मिलेंगे। आप समझते हैं हमारा नौजवान, हमारा जो असासा था, जो पढ़ा लिखा वो था, थोड़ा सा मुतनफ़िर हुआ है। शाह साहब, पहले तो मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात करूँगा। वो एक इंतहाई मंझे हुए सियासतदान ही नहीं है, बल्कि इंसान भी आला दर्जे के इंसान है। जी। जो ख्वाजा साहब ने ये बात की है ना जी, दिल तो मेरा नहीं करता, लेकिन बड़े बोझल दिल से मुझे कहना पड़ता है कि वो उनकी बात में कुछ हकीकत नज़र आती है मुझे। उसकी वजह यह है कि हम जो सियासतदान आज हैं ना जी, सियासतदानों को दुनिया भर में, बल्कि जो लीडर्स होते हैं किसी फील्ड में, उनके रोल मॉडल होना चाहिए। स्पोर्ट्स में उनको रोल मॉडल होना चाहिए, शोबिज़ में सियासत में रोल मॉडल होना चाहिए। बदकिस्मती से हम अपनी नौजवान जो हमारी जो जनरेशन है ना अभी की, इसके लिए रोल मॉडल हम पैदा नहीं कर सके, बल्कि उसके बरक्स बहुत सारी मनफी तासुरात जो हैं वो सियासत के साथ जो है वो मुंसलिक हो गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं। फैल साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके? जब मेरा बेटा पैदा हुआ जी, बहुत खुशी हुई थी जी। अच्छा, मुझे ज़्यादा खुशी भी इसलिए कि मैंने उसका जो नाम रखा वो मैंने अपने दादे के नाम पे रखा, यानी उसके परदादा जो थे। आपकी आंखें तो खुशी में भी भीग जाती हैं। हाँ, भीग जाती हैं आंखें, बिल्कुल हो जाती हैं। बहुत मोहब्बत करते हैं आप। बिल्कुल। मगर फिर अब मैं आपसे फिर ही पूछूंगा, जो भी प्रायोरिटीज रही हो ज़िंदगी की या मजबूरियां रही हो, सही है। आप यहाँ होते हैं ज़्यादातर, बेस तो यहाँ है ना? हाँ, बेस है। और साहबजादे वहाँ वो होते हैं। यूएसए में। तो ये जो दूरी है, एक मुश्किल तो ठीक अच्छी खासी है कि जब आपका बेटा, आपका औलाद आपसे दूर हो, इतना नेचुरल बात है जी। आपके साथ इतना मोहब्बत का रिश्ता होता है, एक दिल का रिश्ता होता है, एक ऑब्वियस बात है। वो तो एक खासा, एक बहुत बड़ा इमोशनल चैलेंज है आपके लिए, बहुत बड़ा जी उस हवाले से। और इसी उम्र के हिस्से में ज़्यादा ज़रूरत भी होती है ना? बिल्कुल होती है। हालांकि मेरे जज्बाती लिहाज से, हाँ, हालांकि हम मुलाकातें होती रहती हैं, ये नहीं कि नहीं होता। वो भी आते रहते हैं। होता ना कि आप शाम को आए तो हम भी जाते रहते हैं वहाँ पे, लेकिन वो बात नहीं जिस तरह की होती है। वो बात नहीं है। मैंने फैसल भाई क्यों आपसे सवाल किया? आप सियासतदान हैं, हम राइटर हैं, शायर हैं। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की कहानी लिखी जाएगी जी, तो वो गम जिसका आम सतह पे तसव्वुर भी नहीं था, वो भी गम जब सामने आएंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि सुनने, देखने, जानने वालों की चीखें निकल जाएंगी। क्यों? अगर हमारी मईशत अच्छी होती, हमारे तमाम इदारे ठीक होते, हमारी यूनिवर्सिटी ठीक होती, ना तोड़े पुत्र नूं लोड़ सी बाहर जाके काम करन दी या पढ़न दी, ना बाकी लोगों को ज़रूरत थी, ना मेरे बच्चे को ज़रूरत थी बाहर जाके पढ़ने की, ना आम आदमी के बच्चे को, ना उन करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों को, बेशतर पाकिस्तानियों को ज़रूरत थी जो माशी मजबूरी की वजह से या तालीम की मजबूरी से, ख़ासतौर पर माशी मजबूरी की वजह से चले जाते हैं। 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल वो वापस नहीं आ पाते हैं। ना ज़रूरत थी किसी को कि वो डंकी लगा कर जाता और फिर पानियों की नज़र हो जाता। इसकी एक वजह जो है वो यही रही कि इस मुल्क में गवर्नेंस ठीक नहीं थी, मईशत ठीक नहीं थी। इस पर कभी किसी ने नहीं लिखा, और ना उनकी कहानी किसी ने लिखी, ना उनके पीछे उनको याद करने वालों की कहानी किसी ने लिखी। आपकी शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई और दो राय है नहीं जी। लेकिन ये देखिए, ये जो स्टोरी है ना जी, ये हर थर्ड वर्ल्ड मुल्क की है जी। हर हम थर्ड वर्ल्ड मुल्क हैं जी। हम तरक्की पसीर या डेवलपिंग नेशन में हम आते हैं उस हवाले से। आपकी शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई और दो राय है नहीं जी। लेकिन ये देखिए, ये जो स्टोरी है ना जी, ये हर थर्ड वर्ल्ड मुल्क की है जी। हर हम थर्ड वर्ल्ड मुल्क हैं जी। हम तरक्की पसीर या डेवलपिंग नेशन में हम आते हैं उस हवाले से। अच्छा, मैं अब आपको एक इसका दूसरा जो पर्सपेक्टिव है ना जी, वो भी देना चाहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे एग्री करूँ या कोई भी एग्री करे, अच्छा, क्योंकि वो मेरे बेटे ने मुझे बताया। अच्छा। और मैं समझता हूँ उसमें बड़ा वेट भी है, तभी मैं आपको ये अर्ज़ करूँ यहाँ पे। वो एक इंटरनेशनल एक कैनवस पे जी ठीक ऑपरेट, वो अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे मुल्क में तो अगर वो कुछ बन जाता तो कुलो कहते जी, देखे जी इस बाप का बेटा है, उसने सिफारिश की है, ठीक है ना जी, या उसने कोई वो हेल्प किया होगा जी, जी। अब वो जिस स्टेज पे है ना, वो अपने बल बोते पे गया, अपनी मेहनत उसने जो एडमिशन ली तो आईवी लीग में, जी आईवी लीग में तो नहीं होता, अपने तौर पे अपने मेरिट पे ली एडमिशन ली। फिर उसने 4 साल नौकरी की कंपनी में, वहाँ 3-4 प्रमोशनें उसकी हुई वहाँ पे, अपने मेरिट पे किया। फिर उन 2-3 लड़कों ने आईवी लीग वालों ने अपनी कंपनी बना ली, वो कंपनी शुरू की उन्होंने 10 लोगों से, आज वो बहुत आगे चली गई है। तो मुझे उसने कहा जी, लंबी स्टोरी मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ उसको,
मुझे उसने कहा जी कि आप मुझे जंग की सियासत में लाना चाहते हैं, यानी मुझे आप पाकिस्तान की वो छोटी सियासत में लाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे दुनिया की एक पूरे कैनवस पे अपने आप को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं कामयाबी मैंने हासिल की हुई है, जो हकीकत है उसमें दुनिया भर में। तो आप खुद फैसला करें कि आप जो कर रहे हैं क्या ये मेरे साथ आप फेयर कर रहे हैं। और शाह साहब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। अब बाप के पास जवाब होता भी नहीं। इसका मेरा जो बच्चे की नहीं, तरक्की उसकी बस नहीं, जो देखता उसने जो लॉजिकली उसने बात की मेरे साथ, हाँ। लॉजिकली उसने जो कामयाबी हासिल की है बाहर, हम में से किसी का हाथ नहीं, उसकी अपनी उसके अपना प्योर उसकी नहीं, हार्ड मैं वर्क। समझ, हम तो वो जो उसके merit की इमोशनल बात है। हम तो बात कर रहे थे वो इमोशनली प्रेजेंस की, नहीं वो देखें उसका कोई नेमल बदल उसका नहीं, कोई नेमल बदल उसका नेमल बदल नहीं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, कहते हैं आप एक मुझे बड़े कैनवस से एक बड़े इतनी बड़ी जगह से आप मुझे एक छोटी जगह पे आके मुझे आप ले आना चाहते हैं। अब मैं उसको क्या बोलूँगा यार, मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ मैं ठीक है ना, एक और दूसरे में बाप हूँ यार, बाप की बात है। तो लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारा सबसे बड़ा है, जो सियासत से भी बढ़ के जो हमारा मकाम, वो हमारा दरबार जी हमारा, जी हाँ, वो तो उससे तो वो पीछे नहीं हट सकता। उसका तो वो तो उसको पता भी इस चीज़ का कि उसकी जो असल जो लेगेसी है, क्योंकि 500 साल से हमारी चली आ रही लेगेसी हज़रत शाह जी रहमत की, उससे तो वो दूर नहीं हट सकता। उसमें तो वो मुकम्मल इन्वॉल्व उसमें है। मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैं पहली दफ़ा, मैं उसको मेमोरेबल कहता हूँ जी। मैं पहली दफ़ा जब बना MNA 1977 में, अच्छा मेरी उस ज़माने में हमारी जो एज थी ना, वो उस ज़माने में जब हमारी एडमिशन स्कूल में होती थी ना, हमारे वालिदैन हमारी उम्रें ज़्यादा लिखवाते थे, आजकल के बरक्स जब कम लिखवाते हैं। तो मेरी सर्टिफिकेट में उम्र मेरी पूरी 25 साल लिखी हुई थी। एक्चुअली मेरी उम्र बहुत कम थी उससे। मैं इलेक्शन लड़ा और एलिजिबिलिटी थी 25 की? 25 साल एलिजिबिलिटी है ठीक। असेंबली के इलेक्शन के लिए। और आप छोटे थे? मैं छोटा था उससे, बट मैं इलेक्ट होकर MNA बन के, मैं पहली हमारी असेंबली का सेशन था मार्च 1977 की बात है, ठीक है जी। और हम जा रहे थे जी, ये नेशनल असेंबली, उसको ये नई नहीं बनी, पुरानी नेशनल असेंबली थी। आजकल वहाँ पे इस्लामाबाद में आई थिंक वो नादरा का ऑफिस है उस, या वो बना हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे एक MNAs की सीढ़ियाँ थी एस्केलेट जाने के लिए, एक दूसरी सीढ़ी जगह थी जहाँ पे आम विजिटर जाते थे वहाँ। ठीक। तो मैं उस विजिटर्स की वो जो थी ना MNAs की सीढ़ी, उस पर जा रहा था मैं जी। उसमें ऑब्वियसली मैं MNA था, ठीक है। तो पहले दिन मैं जा रहा था वहाँ पे। मेरे से वो एस्केलेट के ऊपर 2 साहबान खड़े हुए थे, जो बाद में मेरे सबसे करीबी दोस्त बन गए। वो भी MNA इलेक्ट हुए, दोनों सिंध से थे। मुझे देख रहे थे, मैं उसको, आपको तो मेरी उम्र जो क्या होगी, वो मुझे देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, फिर आपस में बात कर रहे थे। कहते हैं देखो यार, ये तो MNAs की जगह आने की है। अब MNAs के बच्चों ने भी आने शुरू कर दिए है इन सीढ़ियों में। इतने नौखरेज थे आप? फिर मुझे कहते हैं वो, कहते हैं बच्चे मुझे ये कह कि वो तुम्हारे लिए रास्ता दूसरा है। तो मैंने कहा ना जी, मेरा रास्ता ये तुम्हारे वाला रास्ता है। तो वो हैरान और थे कौन कौन? 2 MNAs थे। एक लियाकत जतोई, हाँ अच्छा मेरा बड़ा करीबी दोस्त है जी। एक खादिम अली शाह थे, वो भी MNA थे उस ज़माने में। दोनों सिंध के वहाँ पे जी। ये आपका इस्तेकाक पहले दिन ही मजरू हुआ। ये फरमाइए कि सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? जब 99 में खू हुआ, जब को हुआ, हाँ उसके बाद इन्होंने नैब बन गई जी, और नैब ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। अच्छी इत्तेफाक की बात है, जब वो पहले दिन हुआ तो मैं घर पे नहीं था, मैं के बाहर था। तो मेरे घर पे छापा पड़ा, मुझे पता लगा कि छापा पड़ा, मैं नहीं था, मुझे नहीं पकड़ सके। अच्छा, मैंने दिल में सोचा कि मैंने तो कुछ किया नहीं। मैंने, हमारी एक टेक्सटाइल मिल थी, ठीक है जी, वो मैं चलाता था वो जी। तो किस्सा मुख्तसर ये, मैंने कहा जी कि मुझे क्यों पकड़ने आए हैं, हमारे तो मैंने तो डिफ़ॉल्ट ही क्यों नहीं किया। मैंने कहा जी मैं खुद अपने गिरफ्तारी मैं दे दूँगा। और मैं खुद, मैंने यहाँ उस ज़माने के SSP लाहौर थे, हमारे जंग के रहने वाले थे, मेरा वाकिफ़ थे। मैंने कहा जी आप मुझे ले जाएँ। तो मैं वहाँ पे अपना मुझे गिरफ्तारी करने आए थे, तो मैं देता हूँ गिरफ्तारी। वो मुझे लेके चले गए जी सर्वर रोड थाने पे। मुझे लॉकअप में रख दिया गया। बड़े बड़े मशहूर लोग थे वहाँ पे जी सर, थाना बड़े बड़े मशहूर लोग थे, आज के जो बड़े बड़े नाम, ठीक है जी।
मेरे दोस्त भी थे बहुत सारे इसमें, जो वहाँ पे हमारे से सलूक किया गया ना, शाह साहब सही पूछिए ना, मैंने कहा कि यार मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्यों गिरफ्तारी दी, मैंने दी थी। उस ज़माने में जो उनके एक, मैं नाम अगेन नहीं लूँगा, नैब के एक बड़े अफसर है वहाँ पे, हमसे पूछा, मुझे उन्होंने अपना, हमें बुलाते थे वो, मुझे उन्होंने कहा कि जी तुम डिफ़ॉल्टर हो। मैंने कहा जी मैं डिफ़ॉल्टर कहाँ से हूँ, ये बैंक का सर्टिफिकेट है, मैं डिफ़ॉल्टर कहाँ से हूँ। कहता है बहुत बड़ा अफसर था वो नैब के ज़माने में, कहता है तुमने बैंक से सेटलमेंट नहीं करनी थी, तुमने हमारे से सेटलमेंट करनी थी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था मेरे लिए, ये हमारे मुल्क में इस तरह होता है। बट अब हम किस इंसाफ की बात करें यहाँ पे। उसके बाद हर 10 महीने बाद मैं रहा वहाँ पे, वो अच्छा, और उस 10 महीने का कितना असर था जिसकी वजह से फिर आपने फैसला किया काफ में जाने का? कोई असर नहीं था उसका। इसका असर नहीं था। वो तो उसके 2 साल बाद इलेक्शन हुए ना। नहीं, मगर एक तजुर्बा तो हुआ ना। कोई उसका असर नहीं था जी। इसका असर नहीं था? नहीं जी। बल्कि मैं, जो मुझे लोग जानते हैं ना, बड़े बड़े लोग और भी सियासत के और कारोबारी लोग थे, मैं वहाँ बैठ के बड़ी उल्टी सीधी बातें किया करता था लॉकअप में बैठ के, और मुझे बाकी रोकते थे कि तुम्हारी वजह से हमारे भी सख्ती ज़्यादा आएंगी। मैंने कैसे ज़्यादा सख्ती क्या आएंगी, हमने कसूर किया क्यों नहीं, इन्होंने उठा लिया। तो काफ में जाने का फैसला आपका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे था, उस पर इसका कोई असर उसका नहीं, कतन किसी किस्म का नहीं। ये फरमाइए, आप वही 25 साल का फैसल साल हयात जो ज़िंदगी आपने गुजारी, उस फैसल साल हयात को क्या मशवरा देंगे कि ये करना ये न करना? बहुत मुश्किल सवाल है आपका ये, क्योंकि जब मैं आप मेरी एज बता रहे हैं ना, जो वो अवाइल उम्र की 25 साल की उम्र के हवाले से टोटल वैल्यूज ज़मीन आसमान की तब्दील हो गई हैं। हमारी जनरेशन है जी, हम बड़े हुए हैं एक टोटल डिफरेंट अखलाकियात, शर्म और लिहाज और यानी इन वैल्यू सिस्टम के साथ। तो हमारा जो कैरेक्टर जो बने हैं, हमारी जो पर्सनैलिटियाँ बनी हैं, हम जो ज़िंदगियाँ गुजारी हैं हमने उसके बलबूते पे गुजारी हैं। ठीक है जी। आज की तो लाइफ है डिफरेंट टोटल। आज तो यानी बर्दाश्त का मादे किसी में नहीं है। हर जगह आपको झूठ नज़र आता है, हर जगह आपको फेक चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि उस ज़माने के फैसले को आज के हवाले से मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ। मैं ये भी नहीं मशवरा दे सकता कि तुम आज के हालात में अपने आप को ढाल लो, क्योंकि मैं बिल्कुल उससे अपने आप को मुख्तलिफ समझता हूँ। थैंक यू सो मच फैसल भाई, आप तशरीफ़ लाए। आपसे जब भी मुलाकात हो, देर से हो जल्दी हो, हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए भी अच्छा लगता है कि जो चाहें आपसे पूछ लें, और आप ना नाराज़ होते हैं ना अगली बार वक्त देने से इनकार करते हैं। थैंक यू सो मच। शाह साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके सारे इस प्रोग्राम का, आपकी मैनेजमेंट का, आपके टीवी के जो आपका सेटअप उसका। अल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम में और निखार पैदा करने में और ज़्यादा आपको कामयाबी दे, और आपका माशाल्लाह जो आपके अपने लिए मैं दुआ गूँ, बड़ी अल्लाह ताला आपको सबको अपने ज़ुबान में रखे और आपको खुशियाँ देते रहिए। बहुत बहुत मेहरबानी आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तमाम जो ज़िंदगी का आपका तजुर्बा रहा, नौजवानों को, देखने वालों को क्या आप कहेंगे, आपका तजुर्बा ज़िंदगी का कैसा रहा? कोई एक मशवरा अगर उन्हें दें। अपनी कन्विक्शन पे स्टड फास्ट रहें। आप इधर उधर की चीज़ों से अपने आप पे, अनलेस आप खुद कन्विंस नहीं हैं, आप आउट ऑफ कन्विक्शन आप कन्विंस नहीं हैं, अपने ज़ोर बाजू पे, अपने पोटेंशियल पे अपने आप को उस पर भरोसा रखें आप। ठीक है। उम्मीद का दामन कभी भी उसको आपने नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना जी कि देर है अंधेर नहीं है, वो करम करते हैं अपना, अल्लाह की ज़ात करम करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फैसल भाई, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और फैसल साहब ने अपनी जो जर्नी थी, जो स्ट्रगल थी, जो कामयाबियाँ थी, जो नाकामियाँ थी, जज्बाती मोमेंट्स थे, हर हवाले से बात की। एक सियासतदान के हवाले से बात की, पाकिस्तानी के हवाले से बात की, एक डेमोक्रेट के हवाले से बात की, एक डेमोक्रेट होते हुए जो ज़िंदगी में फ़ैसले उन्होंने किए, उनकी जो वजूहात थी उस पर उन्होंने बात की। उन फैसलों पर कितना अफसोस है, कितनी खुशी है, उस पर उन्होंने बात की।
और फिर एक बाप की हैसियत से उन्होंने बात की, जिसमें मैंने भी कुछ चीज़ें शेयर की थी। उसी हवाले से मुझे खुमार बाराबंकी साहब का एक शेर याद आता है, हर उस फैमिली के लिए जिसके कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग किसी भी मजबूरी की बिना पे, खुशी से नहीं, मजबूरी की बिना पे कि अगर वो मजबूरी ख़त्म हो जाए तो वो मादरे वतन में वापस आएँ और अपने लोगों में रहें। उन सब के लिए एक शेर खुमार साहब का मुझे याद आता है आखिर में कि आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। वाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।